हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आप लोग को जैसा पता होगा कि हम लोग पढ़े हैं डी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। इस क्लास का ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो फार्माकोलॉजी हमने कहाँ तक बात कर लिया था देख लीजिए। हमने बात किया था ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। आगे आज हम बात करेंगे यहाँ से बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके आगे का अगर टॉपिक देखना होगा तो देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक, आगे अपना लेक्चर, अपना टॉपिक बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होते हैं? ये बायो अवेलेबिलिटी डिफाइन इज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दैट रीचेस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। कह रहे हैं कि जितनी भी अमाउंट में जो भी ड्रग है, जो भी सब्सटेंस है, जो कि कितनी परसेंट में, कितनी अमाउंट में हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जा रही है, उसी को बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। मतलब कहने का यह मतलब है कि जो भी हम दवा खाते हैं, अगर वो दवा पूरी 100% अगर हमारी ब्लड में पहुंच जा रही है बिना कोई उसमें चेंज हुए, तो उसको बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर दवा हम जब खाएंगे तो हमारी बॉडी में दवा कितनी अमाउंट में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे, जिससे वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। क्लियर? ब्लड सर्कुलेशन में यानी हमारी ब्लड बॉडी की फ्लूइड में एब्जॉर्ब होना बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। जैसा हम इसमें देखते हैं कि आईवी के इंजेक्शन में, आईवी इंजेक्शन क्या होता है? जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी दवा होती है सीधा हम उसको कहाँ देते हैं? उसको हम ब्लड में देते हैं। क्लियर? और किसी रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हर एक रूट में थोड़ा बहुत अमाउंट में ड्रग क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, स्क्रीट आउट हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है, पूरी तरह से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। या सरल शब्दों में कहें तो दी गई ड्रग की कितनी मात्रा एक्चुअल ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचती है, वही बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। क्लियर? इंट्रावेनस में क्या देखने को मिलता है? 100%। और ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 100% होती है। मतलब कभी भी ओरल रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी 100% बायो अवेलेबिलिटी? इंट्रावेनस, जो आईवी इंजेक्शन होते हैं। क्लियर? ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि ये क्या होते हैं, पहले मेटाबॉलिज्म को पास करते हैं, जो हम ओरल रूट से करते हैं। और मेरा मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको सबको पता होगा कि उसका कहने का मतलब है दवा पर लीवर में जाएगा, टूटेगा, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। जब वहाँ से जाएगा, वहाँ टूटेगा, वहाँ एब्जॉर्ब होगा, कुछ चीज़ें वहीं पे सिक्रेट आउट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें वहीं रिलीज आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो टूट रहा है। क्लियर? तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आईवी इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत हो ये समझने में? आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट डिटरमाइंस थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। करेक्ट? यही डिटरमाइन करता है, बताता है कि थेरेपेटिक इफेक्ट, जो चिकित्सक प्रभाव है, जो बीमारी को ठीक करने की प्रभाव है, वो दवा की कितनी है। मतलब कि दवा अगर अधिक अमाउंट में हम आपकी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, आपकी ब्लड में पहुंच रहा है, तो ज़्यादा अपना प्रभाव शो करेगा। अगर कम अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कम प्रभाव शो करेगा। तो वही कर रहे हैं कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी से डिसाइड होता है कि उसकी दवा की जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो कितनी है। आगे हेल्प इन डोज सर्कुलेशन कैलकुलेशन, यह क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? डोज कैलकुलेशन में। कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कितनी अमाउंट में दवा चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उतनी अमाउंट में आप इसको डोज क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बायोअवेलेबिलिटी उसकी पता है। क्लियर? इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंपेरिजन फॉर फार्मूलेशन। कह रहे हैं कि यह कंपेरिजन कर सकता है किसमें का? फार्मूलेशन में, दवा बनाने में क्या करेगा? कंपैरिजन। मतलब आईवी इंजेक्शन से क्या करेंगे? कम अमाउंट में डोज देंगे, जबकि ओरल रूट से क्या करेंगे? ज़्यादा अमाउंट में देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो हम ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो क्या हो जाएगी? उसमें से कम एब्जॉर्ब हो जाएगी, और तो अगर कम एब्जॉर्ब होगी तो आईवी इंजेक्शन के बराबर हो जाएगी। क्लियर? आगे, यूजफुल इन ड्रग डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? नई दवाओं की डेवलपमेंट के लिए, साथ में उसकी क्वालिटी को कंट्रोल के लिए हम बायो अवेलेबिलिटी का यूज करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? ऐसा कौन कौन सा उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा जिसके कारण हमारी दवा पूरी तरह से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो पाए? तो हम सब जानते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम गलत रूट यूज कर रहे हैं, गलत रूट इन द सेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, कह रहे हैं कि अगर हम 100% बायोअवेलेबिलिटी चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम गलत रूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा।
अगर आईवी करेंगे तो 100% मिल रहा है, लेकिन अगर आईवी को छोड़कर कोई भी अगर रूट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ओरल रूट इस्तेमाल करते हैं, रेक्टल इस्तेमाल करते हैं, टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं, तो 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। रूट ड्रग के ब्लड तक पहुंचने को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कह रहे हैं कि जो भी रूट होता है वो रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी क्या करेंगे, ओरल रूट के माध्यम से क्या होगा, कम हो जाएगा। जिसके कारण कहने का मतलब यह है कि जो ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ब्लड तक पहुंचने को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आप किस रूट से दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आगे बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म को अगर जो पास करते हैं, जो दवा मेटाबॉलिज्म को पास करते हैं, वे क्या होते हैं, वे अफेक्ट करते हैं किसको, बायोअवेलेबिलिटी को। अगर मेटाबॉलिज्म को अगर पास करेंगे तो वहाँ पे जाकर टूटेंगे, लीवर में दवा जाएगी, और लीवर में दवा जब जाएगी, मेटाबॉलिज्म लीवर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दवा टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कुछ अमाउंट में, तो उसकी एक्टिव ड्रग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, कम एब्जॉर्ब होगी। अगला है ड्रग फार्मूलेशन। ड्रग की फार्मूलेट करने में डिफरेंट डोजेज फॉर्म डिफरेंट शो बायोअवेलेबिलिटी, मतलब अलग अलग डोज, अलग अलग चीज़ें अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी शो करती हैं। जैसे टैबलेट अलग बायोअवेलेबिलिटी शो करेगी, कैप्सूल अलग, सिरप अलग, सस्पेंशन अलग, इंजेक्शन अलग। क्लियर, तो अलग अलग दवा अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी शो करती है, तो उन दवाओं को फार्मूलेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे वे अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग फार्मूलेशन। आगे कह रहे हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। दवा की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दवा की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। मतलब दवा एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी, इसको भी कौन अफेक्ट करता है, दवा की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो दवा होगी, पार्टिकल साइज उसका क्या है, स्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक पीएच में कितनी ज़्यादा स्टेबल है, ये सब मायने रखता है। कैसे, अगर मोर लिपिड सोल्यूबल होगा तो हम जानते हैं जो हमारे जो एब्जॉर्ब जो पॉइंट होते हैं जहाँ से हमारा दवा एब्जॉर्ब होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा कि फास्फोलिपिड का बना होता है। अगर वो फास्फोलिपिड का है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है फास्फोलिपिड का, और जो दवा है वो अगर लिपिड सोल्यूबल है तो क्या वहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स वो जल्दी वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पार्टिकल का साइज छोटा छोटा है, आपको पता है कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा छोटा होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उस सरफेस एरिया बढ़ने के कारण दवा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। स्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक पीएच, मान लीजिए दवा अगर गैस्ट्रिक पीएच में स्टेबल नहीं है तो हमारे स्टमच में जाने के बाद वो दवा क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, और अमाउंट में कोई भी अमाउंट उसका तब एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए वो गैस्ट्रिक पीएच के स्टेबल होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर भी हमारे दवा को क्या करते हैं, हमारी दवा को एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, अफेक्ट करेंगे। क्लियर, ये प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। अगला है गैस्ट्रिक इम्पैक्टिंग टाइम। करें कि सो गैस्ट्रिक इम्पैक्टिंग डिलेड एब्जॉर्प्शन रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी। करें कि हमारी अगर गैस्ट्रिक अगर हमारी स्टमच जो अगर खाली है, अगर वो खाली है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, आप सुने होंगे कुछ डॉक्टर जब दवा देते हैं तो बोलते हैं ना खाना खाने के बाद लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आपकी जो गैस्ट्रिक जो स्टमच अगर आपका खाली रहेगा तो एब्जॉर्प्शन डिले कर देगा, और एब्जॉर्प्शन जब डिले हो जाएगा तो क्या, बायोअवेलेबिलिटी भी डिले हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। क्लियर, प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी, हो सकता है कि अगर उसमें भोजन, अभी तो क्या बोले इम्पैक्टी खाली है तब भी स्लो हो सकता था। प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी, अगर मान लीजिए उसमें भोजन आपके स्टमच में भोजन है फिर भी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। क्यों, आप ये भी तो सुने होंगे कि डॉक्टर ये भी तो बोलते हैं कि खाना खाने के पहले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर फूड रहेगा तो एब्जॉर्प्शन डिले करा देगा, इन कुछ केस में फूड एब्जॉर्प्शन बढ़ा भी सकता है। कुछ केस में कहने फूड एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, बढ़ा सकता है, तो उसे डॉक्टर क्या बोलेंगे, खाना खाने के बाद लीजिएगा। अगर जो बायोअवेलेबिलिटी भोजन मतलब जीआईटी स्टमच में जो भोजन है अगर वो बायोअवेलेबिलिटी को अगर कम कर देंगे तो उससे क्या डॉक्टर क्या बोलेंगे, खाना खाने के पहले लीजिएगा। क्लियर, तो इन दोनों फैक्टर क्या करेंगे, बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करेंगे डिजीज कंडीशन। अगर किसी को बीमारी हो, डिजीज कंडीशन है, जैसे डिजीज ऑफ लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट में, ये सब बायोअवेलेबिलिटी को क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे, ये बायोअवेलेबिलिटी को चेंज कर देंगे। क्लियर, आगे ड्रग इंट्रैक्शन, अलग अलग ड्रगें हैं एक साथ ले रहे हैं, वे आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी को भी डिक्रीज कर देंगे। क्लियर, तो कम अमाउंट में ड्रग आपके ब्लड में पहुँचेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो बताइएगा। बायोअवेलेबिलिटी हमारा यही खत्म हुआ। क्या क्या हमने पढ़े, बायोअवेलेबिलिटी में डिफिनीशन पढ़े, हमने उसके फैक्टर देखे। क्लियर, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी क्या हुआ, समझ में आ गया कि दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाना क्या कहलाता है, बायोअवेलेबिलिटी। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में रहे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो भी ब्लड में जो भी दवा एब्जॉर्ब हुई है वो पूरी हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो जा रही है, उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ब्लड के थ्रू हम सब जानते हैं, फ्लूइड के थ्रू हमारी बॉडी में पूरी दवा क्या हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। क्लियर, फिर जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे उसके रिसेप्टर अपने क्या करेंगे, काम कर लेंगे।
देखिए डिफिनीशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन टू वेरियस टिश्यू ऑर्गन बॉडी फ्लूइड। कह रहा है कि जो भी दवा है वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा डिफाइन किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिफाइन किया जाता है कि जो इसमें एक प्रोसेस है कि जिसमें दवा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड से लेकर के, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के कहाँ जाता है, वेरियस टिश्यू, अलग अलग ऊतक के पास, ऑर्गन के पास या बॉडी फ्लूइड के पास। क्लियर, समझ में आ रहा है कि जिसमें दवा क्या हो जाती है, ब्लड के माध्यम से अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन या बॉडी फ्लूइड तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। सरल शब्दों में ऐसे कहें तो ब्लड पहुंचाने के बाद ब्लड में पहुंचने के बाद जो भी दवा होती है, ड्रग क्या करेगी, पूरे शरीर में फैलना क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन यह तय करता है कि ड्रग कहाँ पहुंचेगी, कितनी मात्रा में पहुंचेगी और किस ऑर्गन पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगी। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या तय करेगा कि ब्लड की कहाँ पहुँचने, मतलब उसको कहाँ पहुँचाना है, कितनी मात्रा में पहुंचाना है और किस ऑर्गन में उसको इफेक्ट दिखाना है। क्या कैसे पता चलेगा, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड के माध्यम से, जब दवा हमारी बॉडी में पूरी डिस्ट्रीब्यूट होगी तब वो पता चलेगा। क्लियर, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। देखिए आफ्टर एब्जॉर्बिंग ड्रग एंटरिंग इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दो चीज़ें होने के बाद ये होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा ऊपर, क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी होगी। क्लियर, तो दवा क्या हो जाएगी, इंटर कर जाएगी किसमें, आपके ब्लड में। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम ब्लड द ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑर्गन किसमें, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, टिश्यू में, बॉडी फ्लूइड में, जैसे उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड में। कुछ ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को अधिक ब्लड सप्लाई मिलता है, इसलिए वहाँ पर ड्रग जल्दी पहुँचती है। करें कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनमें क्या हो जाता है, इनमें ब्लड की सप्लाई अधिक जाती है। मतलब इसमें अधिक हमारे इसमें क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं, जो कि इसमें अधिक क्या करेंगे, ब्लड की सप्लाई ले जाएंगे। जब अधिक ब्लड की सप्लाई जा जाएगी तो उसके साथ साथ ड्रग भी उसमें अधिक जाएगा। क्लियर, तब ये अपना जो इफेक्ट होगा वो जल्दी शो कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, ये होता है प्रोसेस। आगे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। देखिए कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो कि इनको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, ब्लड फ्लो टू टिश्यू, ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जो भी ब्लड है, अगर मान लीजिए टिश्यू में कम अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो क्या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा, नहीं, वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड के सहारे तो जा रहा था, और ब्लड ही अगर आपका कम जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ड्रग भी वहाँ पे कम पहुँचेगी। करें ऑर्गन विथ हेयर ब्लड फ्लो रिसीव ड्रग रैपिडली, कह रहे हैं कि जो हाई ब्लड जो फ्लो रिसीव करते हैं, वे ऑर्गन जिनमें हाई ब्लड रिसीव होता है वो क्या होंगे, ड्रग को यानी जो होगा उसको जल्दी रैपिडली वो क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। मतलब जिस ऑर्गन में जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो, उस ऑर्गन में उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, ड्रग की एक्शन शो देखने को मिलेगी। जैसे बात करें लीवर में, किडनी में, ब्रेन में। लो ब्लड वाले टिश्यू को धीरे धीरे पहुंचती है, यानी जिसमें ऐसे टिश्यू जिसमें क्या होंगे, लो ब्लड फ्लो होता है तो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें बहुत धीरे धीरे ड्रग क्या होगी, पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि ब्लड के माध्यम जा रही है और ब्लड ही जब कम जा रहा है तो कहाँ से दवा अधिक जाएगा। क्लियर, आगे बात करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। मेनी ड्रग बाइंड्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन। क्लियर, ये बाउंड करेगा ड्रग के साथ इनएक्टिव फॉर्म में। एक क्या करेगा, अगर दवा के साथ क्या करेगा, बाउंड कर लेगा। बाउंड करने का मतलब दवा के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स, उसके साथ एक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर, तो उसे कहेंगे हम क्या करेंगे, एल्बुमिन। तो अगर बाउंड कर लेता तो उस दवा को क्या करेगा, इनएक्टिव बना दे। इनएक्टिव मतलब अब वो काम करने के लायक नहीं है। क्लियर, जब वो फ्री ड्रग रहेंगे तब क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन दवा के साथ जाके बाइंड हो जाता है और दवा को क्या बना देता है, इनएक्टिव। और इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या दवा डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसका कोई काम है। कहने का मतलब है कि अगर दवा हमारी बॉडी में जा रहा है और उसको साथ कोई प्लाज्मा प्रोटीन आके बाइंड कर लिया, और जब प्लाज्मा प्रोटीन उसके साथ बाइंड कर लिया तो दवा को इनएक्टिवेट कर दिया तो मतलब दवा को निष्क्रिय कर दिया तो दवा हमारी काम नहीं कर पाएगी। क्लियर, जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतनी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग उतनी कम अमाउंट में हमारी दवा क्या हो जाएगी, पहुंच पाएगी। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। करें लिपिड सॉल्युबिलिटी, हम जाते हैं दवा जो भी हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी मेजॉरिटी ऑफ किसका बना है, वाटर का और लिपिड सॉल्युबल का, लिपिड का यानी फास्फोलिपिड की जो भी लेयर है। क्लियर, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़्यादा और तेज होता है। यानी ऐसे दवा जो लिपिड सॉल्युबल है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जब क्रॉस कर लेंगे तो जल्दी से क्या हो जाएंगे, हमारी ब्लड में पहुंचेंगे। और जल्दी जब ब्लड में पहुंचेंगे तो ब्लड के माध्यम से फिर जल्दी सभी ऑर्गन तक पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि वो फिर उनको लिपिड फिर
क्रॉस करना होता है बाइलेयर, और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो क्या हो जाएंगे, अपना इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आ रहा है। आगे बोलेंगे टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग मान लीजिए टिश्यू से बाइंड कर रहा है, जैसे सम ड्रग बाइंड स्ट्रांगली विद द सर्टेन टिश्यू। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के टिश्यू से क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे। जैसे आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से बाइंड हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, बोन एंड टीथ से बाइंड हो जाता है। इससे ड्रग को लंबे समय तक बॉडी में रह सकती है। क्लियर। ये क्या करेंगे, जाके टिश्यू के साथ बाइंड कर लेंगी, और बाइंड कर लेंगी तो लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहेंगे। समझ में आ रहा है। आगे है ब्लड ब्रेन बैरियर। हम जानते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ट्रिपल बी इसको बोलते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है कि एक बैरियर की तरह, एक रक्षा की तरह काम करता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी ब्रेन में ना आ जाए, उसको रोकने के लिए एक सिस्टम मैकेनिज्म है। करें लिपिड सॉल्युबल ड्रग बीबी को क्रॉस कर लेती हैं। ऐसे ड्रग जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये भी क्रॉस कर लेती हैं, कौन होती हैं, लिपिड सॉल्युबल, यानी जो कि वसा में घुलनशील वाली दवाएं होती हैं, वो बीबी को भी क्रॉस कर लेती हैं। क्लियर। वाटर सॉल्युबल ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ऐसे दवा जो पानी में घुलते हैं वे ट्रिपल बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी ड्रग ब्रेन तक नहीं पहुंचती हैं। समझ में आ रहा है कि हर एक दवा कह रहे हैं कि हर एक दवा ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म है, जिसका नाम क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ। आगे बात करेंगे प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर आप सबको पता होगा, जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है माँ के पेट में, तो वो क्या सभी जो दवाएं होती हैं तो सभी उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। कुछ ही दवाएं होंगी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेंगी और उस बच्चे तक पहुंचेंगी। करें सम ड्रग क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू द फीटस। जो भी बच्चा है उसको क्रॉस यानी वहाँ तक दवा पहुँचाने के लिए कुछ ही दवाएं होंगी, सभी दवाएं नहीं होंगी। और आप सबको पता है दवाएं किस कैटेगरी की होंगी। हाँ, सही सोच रहे हैं, वो दवाएं हमारी लिपिड सॉल्युबल होंगी, वाटर सॉल्युबल तो नहीं हो सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली दिया जाता है। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे एज एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एज क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अमाउंट में आपकी दवा पहुंचेगी। अगर आप जवान हैं, नौजवान हैं, तो आपकी जो दवा होगी जल्दी पहुंचेगी। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपकी दवा क्या हो जाएगी, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक। न्यू बॉर्न हो गया, एल्डरी पेशेंट हो गया, लीवर एंड किडनी कोई डिजीज है, फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो दवाएं क्या होंगी, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। इन कंडीशन में ड्रग जो होगी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यानी अच्छे से नहीं होगी, अल्टर हो जाएगी। जितना होना चाहिए उतना नहीं होगी। क्लियर। आगे है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, अगर हम आपके लिए इतनी चीज़ें हम आपके लिए अगर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।